नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। हम सभी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आदिकाल। क्योंकि आदिकाल बहुत ही लंबा टॉपिक है अपने आप में, तो इस वजह से हम उसको पार्ट वाइज करके देख रहे हैं। पहला पार्ट हमने बना लिया है वीडियो, जिसमें हमने आदिकाल के नामकरण से संबंधित और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन से संबंधित जो भी तथ्य थे महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से, और उसके साथ ही जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे उन सभी पर हमने चर्चा कर ली है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य पर हम बात करेंगे आज। ये हमारा पार्ट 2 है। अगर जिन लोगों ने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है वीडियो, तो वो सभी चैनल में जा कर के वो पार्ट देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है सिद्ध साहित्य, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे और साथ ही साथ जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उन पर भी लास्ट में हम बात करेंगे। तो आज सिद्ध साहित्य का उदय कहाँ से हुआ, उसका समय क्या है, उसके संबंधित महत्वपूर्ण कवियों के बारे में और कवियों की जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं उनको हम देखेंगे। और साथ ही साथ सिद्ध साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर भी हम बात करेंगे। उन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम सभी अपना टॉपिक देखते हैं, सिद्ध साहित्य। ये है हमारा टॉपिक सिद्ध साहित्य। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, इसका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। समय कितना दिया गया है इसका, इस सिद्ध साहित्य का समय अगर हम देखें तो सिद्ध साहित्य का समय है 797 ईस्वी से लेकर 1297 ईस्वी तक। यह सिद्ध साहित्य का समय है। इसका उदय अगर हम देखें तो इसका जो उदय है वह बौद्ध धर्म की ब्रजियान शाखा से माना जाता है। तो हम सभी अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है, दोनों ही टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही लाइनें महत्वपूर्ण हैं। इसका समय भी और इसका उदय कहाँ किस शाखा से हुआ। कभी कभी दे देगा कि इसका सिद्ध साहित्य का जो उदय हुआ वह हीनयान शाखा से हुआ, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से हुआ, महायान शाखा से हुआ। तो हाँ, ये महायान शाखा की ही एक उपशाखा है ब्रजयान। महायान बौद्ध धर्म की महायान शाखा की एक उपशाखा है ये ब्रजयान शाखा, उसी से ही बौद्ध धर्म का उदय हुआ, ना कि हीनयान शाखा से। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देने योग्य हैं, ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो दो बिंदु हैं। दो बिंदु क्या है, समय है इसका और उदय है, दोनों हमने देख लिया है। आगे चलिए हम देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे विशेषताएं हैं सिद्ध साहित्य से संबंधित, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिद्ध साहित्य से संबंधित कुछ बातें हैं कि जैसे अगर हम देखें तो ये जो ब्रजयान शाखा थी, इससे तो सिद्ध साहित्य का उदय हुआ, लेकिन इसी से ही एक और शाखा निकली थी महायान के शून्यवाद या सापेक्षवाद सिद्धांत से सहजयान। सहजयान के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो सहजयान संप्रदाय था एक, उसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो सरहपा, जो कि सिद्धों के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, प्रथम कवि हैं सरहपा। सरहपा ने ही सहजयान संप्रदाय की स्थापना करके इस सिद्ध साहित्य में आचरण, उपासना, गृहस्थ आदि को महत्व दिलाने का कार्य किया हुआ था। इन्होंने ही तंत्र मंत्र सिद्धि से अलग जाकर नए मार्गों को स्थापित किया, जिससे समाज में ताकि प्रगतिशील स्वर, इसके साथ ही साथ भाईचारावाद और समाज में हर व्यक्ति को समान महत्व मिले, जातिवाद का अंत हो, छुआछूत आदि के बंधनों को तोड़ा जा सके, इस सब पर प्रयास किया सरहपा ने। अगर हम देखें तो ब्रजयान के जो समर्थक हैं वो तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सरहपा ने थोड़ा इससे अलग हट कर के अपनी चीज़ों को रखा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सिद्ध साहित्य का प्रधान केंद्र कहाँ माना जाता है, तो श्री पर्वत। सिद्ध साहित्य का ये पूछ सकता है परीक्षा में, श्री पर्वत। श्री पर्वत केंद्र है, सिद्ध साहित्य का केंद्र है, सिद्ध साहित्य का केंद्र है श्री पर्वत। श्री पर्वत सिद्ध साहित्य का प्रधान केंद्र माना जाता है, जहाँ रह करके सिद्धों ने आदि कर्म प्रदीप, साधना समुच्चय, ये सब ग्रंथ हैं, सिद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। मंजुश्री मूल कल्प, या इसको आशा मंजू भी कहा जाता है, ये सारे ग्रंथ लिखे जो सिद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। इसके साथ ही अगर सिद्धों का प्रचार प्रसार हम देखें तो बंगाल, सिद्धों का अगर हम प्रचार प्रसार देखें तो कहाँ पे हुआ इनका प्रचार प्रसार, बंगाल
इसके साथ ही बिहार, बंगाल, बिहार, इसके साथ ही साथ इनका कहाँ तक जो है साहित्य फैला हुआ था, तो ये चीज़ें हमें जानने को मिलेगी। उड़ीसा, इसके साथ ही असम आदि क्षेत्र हैं। ये जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक इनका जो है प्रचार प्रसार रहा हुआ है। अगर हम देखें, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अगर हम देखें तो सिद्ध साहित्य जो है उसमें हमें, ये जो सिद्ध साहित्य है इसमें हमें क्या कहते हैं कि 3 प्रकार के स्वर देखने को मिलते हैं। 3 प्रकार के स्वर, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के स्वर, 3 प्रकार के स्वर हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें तो पहला जो स्वर है वो नीतिपरक। नीतिपरक मतलब यहाँ पे जो बातें की गई हैं, जो साहित्य लिखा गया है वो नीतिपरक भी है। दूसरा जो है वो उपदेश परक है, नीति की बातें लिखी गई हैं, उपदेश वगैरह दिया गया है। और तीसरी जो बात है वो रहस्यवादी है थोड़ी, क्योंकि ये इनकी महत्वपूर्ण एक विशेषता भी रही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा सिद्धों की। तीसरा जो इनका स्वर है, तीसरा जो इनके साहित्य का अगर हम रूप देखें तो रहस्यवादी या कह सकते हैं साधना परक है। तो इस तरह इनके साहित्य में हमें 3 प्रकार के स्वर देखने को मिलते हैं। और थोड़ा सा एक बिंदु है, उसके बाद फिर हम विशेषताओं पर आते हैं। अगर हम शैली के दृष्टिकोण से देखें, शैली के दृष्टिकोण से अगर देखें तो क्या कहते हैं, अगर हम शैली के दृष्टिकोण से देखें तो हम सिद्ध साहित्य को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या है, दोहा कोश, इन्हें हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं सिद्ध साहित्य को। अगर हम शैली के दृष्टिकोण से देखें तो पहला क्या है, दोहा कोश। इसमें क्या है, इसमें दोहा छंद, कड़वक शैली है, मतों का विरोध है, पश्चिमी अभ्रंश से प्रभावित अभ्रंश भाषा का प्रयोग है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो दोहा कोश का जो संपादन किसने किया है, दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया हुआ है, जो आगे चल कर के राहुल सांकृत्यायन ने भी इस दिशा में अपने महत्वपूर्ण कार्यों को किया। लेकिन पहले जो संपादन किया वो प्रबोध चंद्र बागची ने किया, आगे चल के राहुल सांकृत्यायन ने भी इस पर बात की हुई है। तो इसमें क्या है, इसमें दोहा छंद है, कड़वक शैली है, कुछ मतों का विरोध है, इसके साथ ही इसमें पश्चिमी अभ्रंश से प्रभावित अभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा जो शैली का रूप है वो है चर्यापद। दूसरा जो रूप है वो है चर्यापद। चर्यापद क्या, चर्या का अर्थ होता है, चर्या जो है, चर्या शब्द चरित या दैनंदिनी से निकला हुआ है, कह सकते हैं चरित या दैनंदिनी से चर्यापद शब्द निकला हुआ है। इसमें संध्या भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से इसके अर्थों को समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। कह सकते हैं इन्हीं पदों को हम क्या कहते हैं, दृष्टिकूट परक पद। और ऐसे कुछ पद हमें कबीर के यहाँ भी देखने को मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सिद्धों का प्रभाव कबीर पर पड़ा है। और इसके साथ ही चर्यापद में अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार की राग रागनियों का भी वर्णन किया गया है। चर्यापद के संकलनकर्ता, जो चर्यापद है इसके संकलनकर्ता जो हैं, इसके जो संकलनकर्ता हैं वो कौन है, वो है मुनिदत्त। ये अक्सर परीक्षा में पूछता है, तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चर्यापद के जो संकलनकर्ता हैं वो कौन है, मुनिदत्त। तो अब चलिए हम देखेंगे क्या, विशेषताओं को। अब हम विशेषताओं को देखेंगे सिद्ध साहित्य की। सिद्ध साहित्य में महासुखवाद की परिकल्पना हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से संपूर्ण सिद्ध साहित्य जो है वो प्रवृत्ति मार्गी माना जाता है। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो नाथ संप्रदाय जो है वह निवृत्ति मार्गी स्वर यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन हमारे सिद्ध साहित्य में महासुखवाद की परिकल्पना होने की वजह से इसे प्रवृत्ति मार्गी माना गया है। यहाँ पे महासुखवाद को सिद्ध साहित्य में एक साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। महासुखवाद को हमको बताएंगे बाद में, महासुखवाद है क्या। महासुखवाद से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है नवंबर 2017 में, यूजीसी नेट जेआरएफ में ही प्रश्न ये पूछा गया है। प्रश्न हमने यहाँ टाइप नहीं किया है, हम बता दे रहे हैं प्रश्न को। प्रश्न है, सिद्धों से प्रचलित महामुद्रा, यही
महासुखवाद शब्द का अभिप्राय है। महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है, हमारे ऑप्शन है, पहला विकल्प है सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, दूसरा ऑप्शन है सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, तीसरा ऑप्शन है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, चौथा ऑप्शन हमारा है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। तो हमारा जो सही विकल्प है वो क्या है, महासुखवाद। यहाँ पे महासुखवाद या महामुद्रा जो है महामुद्रा या महासुखवाद ये क्या है, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, स्त्री से विरक्ति नहीं है यहाँ पे, यही तो नाथों से अंतर है। नाथों में क्या है, स्त्री से विरक्ति है, सिद्धि की प्राप्ति के लिए स्त्री से विरक्ति है, इसीलिए उसे निवृत्ति मार्गी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रवृत्ति मार्गी है, क्योंकि यहाँ पे स्त्री संसर्ग, स्त्री के साथ मतलब संसर्ग करने से महासुखवाद की यहाँ परिकल्पना की गई है, यहाँ पे ये महत्व दिया गया है। तो इसलिए ये इसका टॉपिक ये है, ये जो बातें हैं ये परीक्षा में पूछी गई है। ये पहला जो हमारी विशेषता है इसमें पूछा गया है कि महासुखवाद या महामुद्रा शब्द जो है उसका अर्थ क्या है, तो वो हम जानते रहें कि यहाँ पे सिद्धि प्राप्ति हो तो स्त्री संसर्ग इसका अर्थ है। तो दूसरी जो विशेषता है चलिए उसको देखते हैं। दूसरी विशेषता है पंचमकार की भावना। पंचमकार की भावना अर्थात पंचमकार का अंतर्गत यहाँ पे के अंतर्गत हम क्या देख सकते हैं, मत्स्य, पहला मत्स्य मदिरा, मांस, मुद्रा और मैथुन। यहाँ पे इस पंचमकार को स्वीकारा गया है। यहाँ पंचमकार की भावना है मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा, मैथुन, अर्थात इन सभी को इन्होंने अपने योग में शामिल किया हुआ है, अपनी सिद्धि में इन्होंने शामिल किया हुआ है। इनमें से सभी को प्रतीक के रूप में ये लोग व्याख्यायित करते हैं। इसके साथ ही तीसरा जो है, चलिए तीसरी विशेषता देखते हैं। तीसरी विशेषता है युग्मबद्ध की भावना। इसी युग्मबद्ध की भावना आने की वजह से यहाँ पर अश्लीलता का आरोप इसके ऊपर लगाया जाता है। अश्लीलता का आरोप सिद्ध साहित्य पर अक्सर इसी विशेषता की वजह से सिद्ध साहित्य पर अक्सर ये आरोप लगता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सिद्ध साहित्य में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। साथ ही शांत रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। सिद्ध साहित्य में शांत रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। गीति पद्धति की शुरुआत अगर हम देखें तो गीति पद्धति की शुरुआत जो है वो हमें यहीं पे देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ सर्वप्रथम जनभाषा को साहित्य में स्थान अगर दिलाने की बात कोई करता है तो वो सिद्ध साहित्य में ही किया गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ब्राह्मणवाद, रूढ़िवाद, आडंबरवाद का विरोध किया गया है। इसके साथ ही सामाजिक असमानता को दूर करने का भी प्रयास किया गया। समाज में प्रगतिशील चेतना का स्वर भी हमें इस साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस साहित्य की एक विशेषता और रही है जो कि अगर हम देखें तो रहस्यवाद है। यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, रहस्यवाद है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। और उसके साथ ही साथ सहज ज्ञान पर बल, इसमें किस पर, सहज ज्ञान पर बल दिया गया है। गुरु की महिमा हमने बता ही दिया है। पाखंड, रूढ़िवाद, ब्राह्मणवाद आदि का विरोध किया गया है। इसके साथ ही साथ संत साहित्य का बीज बिंदु माना जाता है। सिद्ध साहित्य को संत साहित्य की पूर्व पीठिका या बीज बिंदु माना जाता है। और तो ये सब कुछ मोटी मोटी बातें थी सिद्ध साहित्य के संदर्भ में, उसकी विशेषताएं थी महत्वपूर्ण। आगे हम देखेंगे, आगे जो बात है आगे हम करेंगे, आगे अपनी बातें आगे हम देखेंगे सिद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण कवि को। सिद्धों की संख्या अगर हम देखें तो 84 मानी जाती है। सिद्धों की संख्या कितनी है, 84, 84, 84 है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। और अगर हम देखें तो सिद्ध साहित्य के जो
एक मिनट। सिद्ध साहित्य के जो महत्वपूर्ण कवि हैं, सिद्ध साहित्य के जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं सरापा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सबरपा, लुइपा, कण्हपा आदि भी कवि हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कवि हैं, प्रथम कवि सरापा हैं। और अन्य कवि रखे गए हैं सरापा, लुइपा, डोम्बिपा, विरूपपा आदि। अगर हम देखें तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि सभी कवियों के नामों, अधिकांश कवियों के नामों के पीछे हमें पा शब्द देखने को मिलता है। यह पा शब्द जो है वो आदर व सम्मान सूचक शब्द प्रतीत हमें होता है। ऐसा लगता है कि प्रारंभिक दौर में ऐसा माना जाता था कि इन कवियों में अधिकांश कवि जो थे उनका संबंध निम्न वर्ण से रहा था, लेकिन आज ये धारणा गलत मानी जाती है। सरहपा के बारे में हम बात करेंगे। पहले महत्वपूर्ण कवि हैं सरहपा। ये सरहपा के बारे में महत्वपूर्ण बातें हम करेंगे, आप इन्हें नोट करते चलिएगा क्योंकि हमने टाइपिंग नहीं किया हुआ है। नोट करते हुए चलिएगा या फिर ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। सरहपा, इनके समय को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। राहुल सांकृत्यायन ने 759 ईस्वी माना है इनका समय। बच्चन सिंह ने इन्हें 8वीं शताब्दी का माना है। साथ ही साथ विनय तोष भट्टाचार्य और रामचंद्र शुक्ल ने इनका समय 633 ईस्वी ये मानते हैं। सरहपा के बारे में अगर हम बात करें तो इसके साथ ही अगर सरहपा की बात करें तो सरहपा जो हैं ये ब्राह्मण जाति से, सरहपा पे बात हो रही है। इनकी जाति क्या थी? जाति ब्राह्मण, जाति इनका ब्राह्मण है। समय पर विवाद है, हमने बताया। रामचंद्र शुक्ल ने 633 ईस्वी माना हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय में ये छात्र एवं अध्यापक दोनों ही रूप में कार्यरत रहे हैं। इसके साथ ही इन्हें अन्य नाम सरोरूपाद या राहुल ब्रज, राहुल भद्र या सरोज ब्रज इत्यादि के नाम से बुलाया जाता है। ये सहजयान या सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। सहजयान या सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या है 33। सरहपा के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी संख्या है 33। ये हम देखते हैं यहाँ पे सरहपा से संबंधित और भी महत्वपूर्ण बातों को। तो इनके ग्रंथ हम देख रहे थे। ग्रंथ हैं इनके 32 ग्रंथ माने जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है पहला दोहा कोश महत्वपूर्ण है। दूसरा ग्रंथ है इनका डाकनी गुहा व्रज कीर्ति। दूसरा ग्रंथ है इनका डाकनी गुहा ब्रज कीर्ति। दूसरा ग्रंथ है इनका डाकनी गुहा ब्रज कीर्ति, जो कि महत्वपूर्ण माने जाते हैं दोनों ग्रंथ। दोहा कोश का संपादन अगर हम देखें तो राहुल सांकृत्यायन और प्रबोधचंद बागची ने किया है। ये बात हमने पहले ही देख ली है। इसके साथ ही अगर हम और बातें देखें सरहपा से जुड़ी हुई, तो सरहपा के साहित्य को ही आधार बनाकर सिद्ध साहित्य को संत साहित्य की पूर्व पीठिका, संत साहित्य की पूर्व पीठिका कहा जाता है। सरहपा के ही साहित्य को आधार बनाकर संत साहित्य की पूर्व पीठिका सिद्ध साहित्य को कहा जाता है। इसके साथ ही साहित्य में आक्रोश की भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग सरहपा ने किया, इसीलिए बच्चन सिंह ने सरहपा की भाषा को आक्रोश की भाषा कहा था। सरहपा के यहाँ हम अगर देखें तो सर्वप्रथम दृष्टिकूट परक पद और उड़द बसियों का भी प्रयोग देखने को मिलता है, और यही प्रभाव में जाकर के कबीर के यहाँ दिखाई देता है। गीति काव्य परंपरा के बीज बिंदु भी सरहपा के साहित्य में मिलते हैं। इसके साथ ही लेकिन इसका अगर प्रवर्तक माना जाए तो प्रवर्तक विद्यापति हैं। बीज बिंदु सिर्फ हमें देखने को मिलता है सरहपा के साहित्य में। सरहपा का जो संबंध रहा है वो पूर्वी बिहार से रहा है। सरहपा का संबंध जो रहा है वो पूर्वी बिहार से रहा है, जिसकी वजह से इनकी भाषा में मगही की विशेषताएं मिलती हैं। इनकी कुछ चर्चित पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति अगर हम देखें तो नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। दूसरी पंक्ति है पंडिय साल सत्य बखाणय। तीसरी पंक्ति है जय मन पवन न संचय रवि शशि नहीं पवेश।
एक और पंक्ति है जो महत्वपूर्ण है, घर वह खज्जई सहजे रज्जई। यह इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। किसकी? सरहपा की। सरहपा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने देख ली है। अब हम दूसरे कवि के बारे में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरे कवि हैं सबरपा। सबरपा सबरपा के बारे में हम देखते हैं। इनका जो जन्म था, सबरपा का जो जन्म है वो 780 ईस्वी माना जाता है। इनका संबंध क्षत्रिय जाति से बताया गया है। 780 ईस्वी इनका जन्म काल है और इनका जो संबंध है वो क्षत्रिय, इनको क्षत्रिय माना जाता है, क्षत्रिय जाति से। इसके साथ इनके गुरु कौन थे? गुरु इनके थे सरहपा। इनके गुरु कौन थे? गुरु इनके थे सरहपा। सरहपा इनके गुरु माने जाते हैं। सरहपा इनके गुरु माने जाते हैं। इसके साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अध्यापक पद पर रहे हुए हैं और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना एक छात्र के रूप में यह थे। इनके अगर हम महत्वपूर्ण ग्रंथों को देखें हम सबरपा के, तो पहली है चर्यापद। पहला ग्रंथ है इनका चर्यापद। दूसरा ग्रंथ है महामुद्रा ब्रज गीति और तीसरा ग्रंथ है ब्रज योगिनी साधन और एक और ग्रंथ है शून्यता दृष्टि। इसमें चर्यापद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिसका अगर हम संपादन देखें तो मुनि दत्त और अद्वै व्रज ने किया हुआ है। चर्यापद का अगर हम संपादन देखें किसने किया है, तो इसको हमने बताया था अभी पहले भी कि मुनि दत्त और यहाँ पे एक और नाम है अद्वै व्रज, इन्होंने दोनों लोगों ने किया है। कहा जाता है कि सबरों सा जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें सबरपा कहा गया। जबकि सरहपा के बारे में कहा जाता है कि सरहपा के बारे में भी कहा जाता है कि तीर बनाने वाली या सर बोला जाता है उसको, स्त्री से इनका विवाह हुआ था जिस कारण से इनका नाम सरहपा पड़ा। आगे अगर हम देखें लुइपा। अब अगले हमारे कवि हैं, अगले हमारे कवि जो हैं वो हैं लुइपा। अगले हमारे कवि हैं लुइपा। लुइपा के बारे में देखेंगे। लुइपा का जो जन्म है वो 830 ईस्वी है। इनका संबंध जो है वो कायस्थ जाति से माना गया है और इनके गुरु जो हैं वो सबरपा हैं। सबरपा इनके गुरु हैं। इसके साथ ही इनके शिष्यों में अगर देखें तो डेंगीपा, दारकीपा, ये सभी इनके शिष्य रहे हैं। इनकी रचनाएं अगर देखें तो रचनाएं हैं इनकी लुइपाद गीतिका, तत्व स्वभाव दोहा कोश, बुद्धोदय, अभी समय विभग, ये सभी इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। सिद्ध साहित्य से जुड़ी रचना चर्या विनिश्चय में इन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। इसके साथ ही सिद्ध कवियों में इन्हें सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है और इन्हें इसके साथ ही साथ सिद्ध साहित्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त दिया गया है। सर्वोच्च स्थान इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। सिद्ध साहित्य में अगर हम देखें तो इन्होंने पंचम विकार का वर्णन किया था। सिद्ध साहित्य में इन्होंने पंचम विकार का वर्णन इन्होंने किया था और इनकी जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं वो है का तरुवर पंच विराल और दूसरी पंक्ति महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, चंचल चीय पैठे काल। ये सभी आप नोट करते हुए चलिएगा। पहली महत्वपूर्ण लाइन है का तरुवर पंच विराल, दूसरी महत्वपूर्ण लाइन है चंचल चीय पैठे काल। तो इस तरह ये हमारी थी बातें लुइपा के संदर्भ में। अब हम देखेंगे जो अगले महत्वपूर्ण कवि, सभी को नहीं, जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से उन्हीं को देखेंगे। अगले हैं डोमभिपा। अगले हमारे हैं कवि डोमभिपा। डोमभिपा का जो जन्म है वो रहा है 840 ईस्वी और मगध में था। इनका जो संबंध रहा है वो क्षत्रिय जाति से रहा है। इसके साथ ही इनकी रचनाओं में अगर हम देखें तो योगचर्या इनकी पहली महत्वपूर्ण रचना है, डोमभिगीतिका और अक्षर दिकोपदेश। योगचर्या, डोमभिगीतिका, अक्षर दिकोपदेश इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे जो हम बात करेंगे, आगे हमारी बात होगी कण्हपा के बारे में। इनका जो जन्म है वो
20 ईस्वी माना जाता है, जबकि बच्चन सिंह ने इनका समय 1199 ईस्वी माना है। ये कर्नाटका के रहने वाले थे। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो इनकी जो जाति थी वो थी ब्राह्मण। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, इनके गुरु थे जालंधर। जालंधर इनके गुरु थे। और बिहार में एक जगह है सोमपुरी, वहाँ पर इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया हुआ था। इनके साहित्य में शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया गया है। रहस्यवाद तथा दार्शनिक स्वर की प्रमुखता हमें दिखाई देती है। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आगम वे पुराण पाणि माणि वहंती। अगली पंक्ति है, जिमि लोग विलज्जय पाणि एहितिमि धरणी लयचित। आगे हम आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे महत्वपूर्ण पंक्तियां होंगी कवियों की। अभी बस ऐसे आप सुन लीजिए। अगली पंक्ति है, नगर बाहरे डोम भी तोहरी कुड़िया छई। आगे एक अभी और बचे हुए हैं, देख लेते हैं हम। कुक्कुरिपा सॉरी कुक्कुरिपा। इनका जो समय है वो 845 के आसपास माना जाता है। इनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। और इनके जो गुरु हैं वो चलपटिया माने जाते हैं गुरु। साथ ही साथ इनका जो जाति थी वो थी ब्राह्मण इनकी जाति थी। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके साथ ही सिद्ध साहित्य में 3 महिला, हाँ ये महत्वपूर्ण है, 3 महिला जो है 3 महिला साधिकाओं का भी वर्णन मिलता है। महिला साधिकाओं का जिनका नाम अगर हम देखें तो मणिभद्रपा, मेखलापा और लक्ष्मीकरा को अद्वैत सिद्ध भी कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेखलापा को कनक लापा भी कहते हैं। तो ये 3 नाम महत्वपूर्ण है। नाम आप फिर से सुन लीजिए, मणिभद्रपा, मेखलापा जिनको कनक लापा भी कहते हैं, और तीसरी है लक्ष्मीकरा, इन्हें अद्वैत सिद्धि भी कहा जाता है। तो यह थे सिद्ध साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं। सिद्ध साहित्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कवियों के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको हमने देखा। इसके साथ ही अगर हम कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, बस ऐसे ही देख लेंगे, बोल दे रहे हैं, आप सुन लीजिए कि एक बार प्रश्न पूछा गया है, अभी हमने जो पढ़ा हुआ है उसी से संबंधित। हाँ, ये हमने देखा, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। तो इसी से संबंधित पूछा गया है कि किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है जून 2007 में और पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन जो थे सही होगा बौद्ध सिद्ध, ऑप्शन दिया गया था बौद्ध सिद्ध, दूसरा था रासक परंपरा के कवि, तीसरा था संत कवि और चौथा था जैन मुनि। तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा बौद्ध सिद्ध। बौद्ध सिद्ध, सिद्धों की ही भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। आगे कुछ और प्रश्न थे ऐसे ही फुटकर में जो कि पूछे गए हैं परीक्षा में। तो उसमें हमने महासुखवाद वाला तो हमने बताया ही कि महासुखवाद, इसमें एक दिया गया था कि घोर अंधारे चंद्रमणि जिमि उज्जोय करे परम महासुख एक कणे दूरी अशेष हरे। इसमें महासुख का संबंध किस किससे है? तो महासुख हमने बताया था भी, महामुद्रा महासुख क्या है ये हमने बताया था। तो इसमें वही दिया गया है। तो पहली लाइन इसमें दी गई थी कि महासुख जो है वो महासुख का तत्सम रूप है। दूसरी लाइन थी महासुख ब्रजयानियों का पारिभाषिक शब्द है। तीसरा था प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। चौथा था महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। ये 4 लाइनें थी जिसमें हमें कूट है चूज करना था। तो हमारा लाइन सही होगा पहला, महासुख का तत्सम रूप है। दूसरा, महासुख प्रज्ञानियों का परिभाषिक शब्द है। और तीसरा कि प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। उसमें सिद्धों की ये मान्यता थी, सिद्धों ने यह माना था। शुक्ल जी का एक महत्वपूर्ण कथन है सिद्धों के संदर्भ में। ये कहते हैं कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह जो महत्वपूर्ण कथन है वो शुक्ल जी का है।
सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। इसके साथ ही बस इतना ही है, इतने ही प्रश्न थे इसलिए हमने टाइप नहीं किया। एक प्रश्न और पूछा गया था कि सिद्धों में वह कौन है जिनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा दारकीपा और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य हो गए थे। तो अभी हमने पढ़ा था कि किसके शिष्य थे दारकीपा और डेंगीपा। तो दारकीपा और डेंगीपा जो थे वो लुइपा के शिष्य थे, अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है। तो देखिए ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो इस तरह ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य थी और महत्वपूर्ण विशेषताएं जो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आती हैं वो सभी पर हमने चर्चा की जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। अगला हमारा टॉपिक है नाथ साहित्य या फिर हम रासो साहित्य को इन्हीं दोनों में से या जैन, तीनों में से कोई एक टॉपिक लेकर आएंगे अगला वीडियो जो बनेगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।